ज़मीर साहब, ज़ाहिर है कोशिश करते हैं आदिल साहब को दोबारा कि हमें ज्वाइन कर सकें। इस पर कोई लिंक का इशू आ रहा है। बहुत ठीक बातें आपने की। ज़ाहिर है इस टाइम पे तकलीफ़ आवाम को ये है कि आवाम को छुट्टी तो चाहिए ही नहीं थी। ये छुट्टी जिस मकसद के लिए दी गई, इसके पीछे जो भी बैक एंड पे सूरत हाल थी, आवाम बहुत सी चीज़ें जानती है। आज नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी, वो तकरीर देख के ऐसा लगा जिस तरह नवाज शरीफ साहब को 40-50 साल पुरानी कौम से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि वो कहाँ पे खड़े हैं, आज क्या बातें हो रही हैं और किस अंदाज में गुफ्तगू, उनका मकसद क्या था गुफ्तगू का। साकिब निसार साहब के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि मुझे जिसने निकाला था, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। किस हैसियत से खड़े हैं? आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप इलेक्शन हारे हुए हैं, आप किस हैसियत से खड़े हैं वहाँ पर? और फिर जो जो इल्ज़ामात लगाए उन्होंने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी, यहाँ पे स्कैंडल्स की एक लंबी लिस्ट है। आज एक बड़ी ठीक बात जो नवाज शरीफ साहब ने ये की और की कि पाकिस्तान को कभी भी कशकोल लेकर मुल्कों के आगे जाना नहीं पड़ता था। बिल्कुल ठीक कहा, तब तक नहीं जाना पड़ता था जब तक आप लोग सियासत में नहीं आए। जब तक जरदारी फैमिली और आप लोग सियासत में नहीं आए तब तक पाकिस्तान ठीक डायरेक्शन में जा रहा था। उसके बाद से लेके आज तक पाकिस्तान कशकोल लेके ही फिर रहा है और इसमें बेहतरी तो पाकिस्तान में कुछ होती नज़र नहीं आ रही है। बल्कि आज भी जो हमारे हुक्मरान हैं, इनकी ये ख्वाहिश नहीं है कि ये मुल्क किसी स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, ये अवाम को कुछ रिलीफ दे दिया जाए, बल्कि IMF का बहाना बना के, मैं तो बहाना कहूँगा ज़मीर साहब, IMF ने हमें नहीं फंसाया हुआ, हमने अपने आप को खुद IMF के आगे पेश किया हुआ है। उससे जान छुड़ानी हो, बड़े आसान तरीक़ेकार हैं। आप बिजली की बातें करते हैं, बिजली पे टैक्स लगाते हैं, 75 रुपये आपने यूनिट कर दिया। आदिल साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आदिल भट्ट साहब जी, आदिल भाई आपको आवाज़ आ रही? ओके, कोशिश करते हैं उन्हें टेलीफोन लाइन पे लिंक कर लेते हैं आदिल साहब को। ज़मीर साहब, जी जी, जो बात मैं कर रहा था कि जिस तरह से आज बातें की जा रही हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, और इन रियलिटी ये है कि अवाम ये चाहती है किसी भी तरह से रिलीफ मिले अवाम को, जो शायद इन लोगों ने तो देना नहीं है। जो हाल किसानों का हो चुका, जो बाकी सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती जाए, आपको कुछ बेहतरी होती नज़र आ रही है सर इनकी तरफ से? देखिए बात ये है कि अभी जो ये हमारे जो लाइन पे आ रहे हैं साहब आदिल भट्टी साहब जी, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि आप ये जो टेक्नोलॉजी है ना इस वक्त, जी, ये जो इंटरनेट है, ये आपकी अब वो नहीं रही, ज़रूरत बन गया अब ज़रूरत, और इस कदर शदीद ज़रूरत है कि आप पूरी दुनिया के साथ इसी से लिंक्ड हैं। और उसके सिग्नल का ये आलम है, क्योंकि ये सिग्नल प्रॉब्लम है तो उनकी आवाज़ नहीं आ रही ना, तो अच्छा नंबर 1। नंबर 2 बात आपने बिजली की बात की। बिजली जो IPPs की जितनी कंपनीज हैं, अब 30 साल होने को आए हैं। आप आइंदा भी किसी प्रोग्राम में जब करें तो इसके थोड़े से अदाद शुमार ज़रूर लीजिएगा कि ये 8-9 लोग जो हैं, 8-10 कंपनियां जो हैं, ये किन की हैं, उसके मालकान कौन है, उसके पीछे कौन है, और ये मुआहदे किए किन हैं। सर यही सियासतदान है, ठीक है, यही दोनों जमातों के मेन मतलब सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। और अब 2 साल मतलब रह गए इनके मुआहदों में, तो वो दोबारा से यानी कौम को इस पे तैयार करें कि वो इन लोगों को दोबारा वो जो सालमाना मुआहदे हैं उनको तनसीख करें और अपनी बिजली पैदा करने की तरफ जाएं, सोलर की तरफ जाएं, उसमें मुराद दें, उसके ऊपर टैक्स ना लगाएं। इधर जाना चाहिए इन्हें। और जो बात आप फरमा रहे हैं, आप देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ फैमिली, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, चले मरीम तो आज सियासत में आई हैं और आज उनको एक वो मिला है, उनको हम एज दे देते हैं। लेकिन ये 40 साल से हुकूमत में है। 40 साल जो है एक बहुत बड़ा अरसा होता है। इन्होंने तमाम सर्द गर्म देखे हैं, इन्होंने जेलें भी देखी हैं, इन्होंने इंजॉय भी किया है, इन्होंने पैसा भी कमाया है। इनके अजीज़ो कारब जो हैं दूर दराज तक जो हैं वो भी हुकूमतों में रहे हैं। इनसे ज़्यादा इस मुल्क के तमाम मामलात को कौन समझ सकता है? अगर ये लोग इसको दुरुस्त नहीं कर सके तो फिर आप क्या कहेंगे? हम उसको नाउम्मीद सर ज़ाहिर है दुरुस्त करना चाहते ही नहीं है। मैं तो यही बात करता हूँ कि देखें, इन सियासतदानों को सब पता है, यानी पाकिस्तान का शकोल लेके तब फिरा जब ये लोग सियासत में आए, जब जरदारी साहब सियासत में आए, जब ये दोनों पार्टियों का आपस में बंदरबांट शुरू हुई और बारियां लगा के ये पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी शुरू की इन्होंने, तब से पाकिस्तान के हालात का, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ। और आज भी ऐसे ही हो रहा है। जो कुछ आज की हुकूमत के अंदर हो रहा है, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, किसी भी तरह से आवाम के लिए रिलीफ की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। बिजली दिन ब दिन महंगी से महंगी किए जा रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस को देख लें, गैस की कीमतों को देखें तो पाकिस्तान में कभी तसव्वुर नहीं था गैस की लोड शेडिंग का, वो भी होना शुरू हो गई। फिर गैस इतनी महंगी हो जाएगी इसका तसव्वुर भी नहीं था। जिस बंदे का 200 रुपये का बिल था वो 2000 से भी तजावुज़ कर चुका है। आदिल भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। आदिल भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है।
आदिल भाई, यौम तकबीर है और आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वो सदारत की वापसी और बातें सुन के तो बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन हमने स्टार्ट यहाँ से किया था। असल मौजद जो हैं इस एटम बम के, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से, और मोहसिन पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया और ये सारा क्रेडिट यौम तकबीर का 28 मई का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल जी, अल्लाह ताला जो है, अल्लाह करीम उनके कब्र पर जो है रहमत करे, उनके रहमतों का नज़ूल फरमाए उनकी कब्र पे। और बेशक वो मोहसिन है हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम के, ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम के बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरे आलम इस्लाम के मोहसिन हैं और बड़ी खिदमात है उनकी। और ना सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बल्कि उन पूरी एक टीम। और आपने देखा कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर कि अगर हम मतलब नाम ना दें तो ज्यादती होगी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम से लेकर फिर आगे जनरल ज़ियाउल हक, फिर उसके बाद गुलाम इसाक खान, और उसके बाद फिर आगे बाद वाले जो अदवार आए हैं उनमें ज़रा मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल थी, यानी कि उनका कंट्रोल चीज़ों का उनके पास नहीं था। वही बटन दबाने वाली बात जिस तरह की जा रही थी, ठीक। तो बाकी तो बटन दबाने वाले थे, लेकिन जो करने वाले लोग थे वो लोग थे जिनके मैंने नाम दिए, जिनकी बड़ी खिदमात हैं। खासतौर पर जो गुलाम इसाक खान साहब थे, जी, बड़ी खिदमात थी इस हवाले से। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बिलाशुबा की जो खिदमात है, उनकी पूरी टीम जो है जो खड़ी की थी, और जिन लोगों ने उनको पूरी अथॉरिटी दी थी, जो काम के लिए जो उनको इख्तियारात दिए गए थे, वो सारे भी जो है वो हमारे मोहसिन हैं। अब देखें, बात यह है कि अब अगर हम करें कि जी पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया, तो एटमी कुव्वत बनना और एटमी धमाके करना ये पाकिस्तान के मफाद में था या नहीं था, इस पर हम डिबेट कर रहे हैं। तो ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एटमी कुव्वत बनना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक। और ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का एहसान था पाकिस्तानी कौम के ऊपर कि इस कदर मुश्किलात से गुजर के और अपने कितनी कुर्बानियाँ दी गई इस प्रोग्राम के लिए, और एटमी प्रोग्राम बन गया। आप देखें, एटमी प्रोग्राम को तो हम तनकीद का निशाना हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बाकी जो हमारे काम चल रहे थे, मुईशत के हवाले से चल रहे थे, पानी के तवानाई के हवाले से चल रहे थे, बाकी जो हमने मादनियात के हवाले से जो काम करना था, जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम करना था, वो काम अगर हम नहीं कर सकते तो वो नाअहली उन लोगों की है जिन्होंने उस पर काम नहीं किया। ठीक। अब उसका सारा कसूर हम एटमी प्रोग्राम को नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की सारी महरूमियों का जो वजह है वो एटमी प्रोग्राम है। कई लोग जो है वो पाकिस्तान की महरूमियों का जो मरता है ना, वो एटमी प्रोग्राम पर डाल देते हैं कि जी एटमी प्रोग्राम बना है तो पाकिस्तान के अंदर भी। तो अगर आप अगर डिफेंस बजट का आज भी अगर आप जायजा लें, तो वो पूरे पाकिस्तान का जो बजट है उसका 10.5% बनता है अभी। बाकी 90% कहाँ यूज हो रहा है उसका हिसाब लेना चाहिए ना। जो 10% लगता है उसमें से हम कीड़े निकालना शुरू कर देंगे, जी ये 10% क्यों लग रहा है। तो वो एटमी प्रोग्राम जो है उसने पाकिस्तान को एक बिलाशुबा जो है दुनिया में एक मुकाम दिया कि देखें, आज भी जब कभी भी फलस्तीन की बात होती है, आलमी सतह के ऊपर कोई बड़े तनाज़ों की बात होती है, तो पाकिस्तान की बड़ी एक अहमियत कंसिडर की जाती है। बेशक हम अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ठीक। लेकिन पाकिस्तान की आवाज़ को अहमियत क्यों दी जाती है, क्यों पाकिस्तान की तरफ देखा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या सपोर्ट आ रही है। जब कभी यूक्रेन की वार आती है, गल्फ के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले पाकिस्तान पर अप्रोच किया जाता है कि जी आपने हमारे साथ होना है। हर कंट्री आती है, पाकिस्तान आके बात करती है। बिल्कुल ठीक। आप देखा, जब कभी इंटरनेशनल मैटर्स आते हैं तो पाकिस्तान को एतमाद में लेने की कोशिश की जाती है। क्यों की जाती है? इसलिए कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, और पाकिस्तान न सिर्फ एटमी कुव्वत है बल्कि पाकिस्तान को उस एटमी कुव्वत को इस्तेमाल करने का फन भी आता है, और पाकिस्तान के पास सारे जराए भी मौजूद हैं। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अगर देखा जाए तो कम अज़ कम इस वक्त जो है वो जो सही अगर कैलकुलेशन की जाए तो पाकिस्तान तीसरी बड़ी एटमी कुव्वत है। हालांकि कंसिडर तौर पे वो चौथी बड़ी कुव्वत है, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान तीसरी बड़ी आदमी कुव्वत बन चुका है। ठीक। तो इतनी बड़ी पावर है तो उस पर हमें तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बाकी जो हमारी एरिया जो 90% जो हम काम नहीं कर पा रहे, मुश्त के अंदर काम नहीं कर पा रहे, तवानाई के अंदर काम नहीं कर पा रहे, एजुकेशन के अंदर काम नहीं कर पा रहे, हेल्थ के अंदर काम नहीं कर पा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम काम नहीं कर सकते, तो वो कसूर हमारे हैं। वो हमारी ना एरिया है, हमारी ब्यूरोक्रेसी की ना एरिया है, हमारी हुकूमतों की ना एरिया है, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी वो नाअहली हैं। लेकिन ये जो एटमी प्रोग्राम है ये पाकिस्तान के माथे का झूमर है, पाकिस्तान का ये हमारा पाकिस्तानी कौम का ये बहुत बड़ा फख्र है हमारा एटमी प्रोग्राम। तो इसको और कोई इस पे हमारे कोई इजाफी खराजात इस वक्त नहीं आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन फैलाई जाती है कि शायद एटमी प्रोग्राम पे इस वक्त भी हमारे बहुत खराजात आ रहे हैं। वो जो उस वक्त ज़रा नाम आला जब इतना बड़े, अब देखें ना इंडिया ने जिस वक्त अभी की बात में नहीं करा कि जब पोखरान में जो एटमी धमाके इन्होंने किए हैं, जो इससे पहले जब पहला जो इन्होंने एटमी धमाका जब किया था जब 1974 में बुद्धा के नाम से, उस वक्त उन्होंने कहा था कि आज हमने पाकिस्तान को अपने पांव तले रोन दिया।
ठीक। उस वक्त आप बयानात इंदिरा गांधी के सुन लें, बिल्कुल ऐसी। और उस वक्त जो उनका मोराल था, इंडियन कौम का मोराल कहाँ था, पाकिस्तानी कौम का मोराल उस वक्त क्या था जब एटमी धमाका इंडिया ने किया था। तो वो टाइम था जब पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया था कि हमने एटमी प्रोग्राम की तरफ जाना है, और जिस तरीके से पाकिस्तान गया और क्या क्या रुकावटें उस प्रोग्राम के रास्ते में खड़ी नहीं की गई, क्या क्या अजाब पाकिस्तानी कौम ने नहीं झेले, तो वो क्यों दुनिया इतनी मुखाफत करती, उनको पता था कि इस कौम को हमने रोकना है। तो उन बावजूद पूरी कोशिशों के जो है वो पाकिस्तान को रोक नहीं सके। बड़ी बड़ी कुव्वतें आई हैं, फ्रांस के साथ जो पाकिस्तान की जो डील चली उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था जो एटमी प्रोग्राम का, किस तरह के, मतलब बहुत सारी डिटेल्स हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह दुनिया को टैकल किया। हमेशा हमने बताया कि जी पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, और अभी भी पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो पुरअमन, हमने कभी पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी के अंदर ये चीज़ शामिल है कि पाकिस्तान जो है वो उसने हमेशा इसको डेटर्स के तौर पर इस्तेमाल करना है, हमेशा डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करना है। हाँ, यहाँ पे एक बात में जो है वो मैंने सोचा था कि जब कभी मुझे मौका मिला मीडिया पर मैं ज़रूर करूँगा कि इस हवाले से अगर कभी प्रोग्राम हुआ कि ये जो कहा जाता है ना कि हम पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है जी, इस जुमले के ऊपर ना मुझे एतराज़ है कि देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गज़वात के अंदर बिना ऐसी पोजीशन आई है कि उनके गज़वात के अंदर भी मुसलमानों के कदम जो हैं वो उखड़े हैं कई दफ़ा, ठीक है, और फिर वो सब ने मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की बरकत की वजह से पाकिस्तानों को मुसलमानों को मुकम्मल शिकस्त तो नहीं हुई, लेकिन कई गज़वात के अंदर ऐसा हुआ है कि बड़ा जोरदार किस्म का हमला हुआ है और मुसलमानों के कदम उखड़े और फिर वो संभले। कई ऐसी जंगें हुई हैं। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, नाकाबिले तस्खीर जो है ये नहीं कहना चाहिए। अल्लाह का करम होगा, अल्लाह का साया पाकिस्तान के ऊपर रहेगा तो पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है, अदरवाइज जो है हमें ये लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। कोई भी दिफा जो है नाकाबिले तस्खीर नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। तो बाकी यह है कि ये हमारे माथे का झूमर है और हमें इस पर बिला वजह की तनकीद नहीं करनी चाहिए कि हमारा एटमी प्रोग्राम जो है उसकी वजह से हमारे मुल्क के मसाइल हैं। एटमी प्रोग्राम की वजह से मसाइल नहीं है, मसाइल हमारे अपने पैदा करते हैं। अगर यही पाकिस्तानी कौम अगर एटमी प्रोग्राम बना सकती है तो दुनिया का क्या काम नहीं कर सकती। देखें हमने जब ये तरबेला डैम और मंगला डैम बनना शुरू हुए थे ना, वो भी आप समझें कि एटमी प्रोग्राम लेवल के ही काम थे। ठीक। उस वक्त भी बड़ी कुर्बानियां दी गई। ये तरबेला डैम बनाना उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डैम था ये। अब तो बाद में और भी कोई डैम बने हैं, लेकिन उस वक्त जब ये शुरू किया जाए तो हम हंसे यहाँ पे हमारे ऊपर कि यार ये कैसे बनाएंगे, पागल ने शुरू कर दिया। कितने इंजीनियर जो वो छोड़ के दरमियान में बीच में भाग गए, किस तरह के वाकयात हुए, क्या कुछ हुआ। फिर हमारी जो शरह पराक्रम बनना शुरू हुई, उस वक्त दुनिया हमारे ऊपर हंसी कि जी ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे बन सकता है। पाकिस्तानी कौम ने बड़े बड़े मौजे किए हैं। अगर हम तरबेला डैम बना सकते हैं, अगर मंगला डैम बना सकते हैं, शरह पराक्रम हम बना सकते हैं, अगर हम एटमी प्रोग्राम बना सकते हैं, तो सर हम कालाबाग डैम क्यों नहीं बना सकते, जिससे पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त जो है वो बिजली को फायदा हो सकता है, वो क्यों नहीं बनाते। देखिए आज जो है ना आज अच्छी बातें करने का दिन है, वो उस पर फिर बात कर लेंगे कालाबाग डैम पे। सर कालाबाग डैम का ना बनना एक वाकई बड़ी तकलीफ की बात है और बड़ी हैरान कुन भी है कि पाकिस्तान के पास एक अल्लाह की तरफ से बना हुआ नेचुरल डैम मौजूद है। उसको सिर्फ आपने थोड़ा सा मेहनत करके आपने उसको रेडी करना है, बट वी स्टिल डोंट डू इट। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जिस तरह फरमाते थे ना कि एटमी ताकत पाकिस्तान को बना दी है, उसी एटम के थ्रू, उसी न्यूक के थ्रू हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान को इतनी सस्ती बिजली मिल सकती है जिसका तसव्वुर ना किया गया हो। आज 75 रुपये यूनिट इस आवाम को बिजली मिल रही है, तो फिर ये सिर्फ इन हुक्मरानों की बदनीयती ही है। और क्या कहेंगे ज़मीर अफाकी साहब। देखें अब वो बात तो ठीक है, इस पर हम काफ़ी बात हो चुकी है। अब बिजली के हवाले से अब बेशुमार ज़ाहिर डैम जितने भी हैं, वो कालाबाग डैम जो वो एक मुतनाज़ा इस हवाले से कि सूबों का आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल एक चीज़ है कि जब आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे जब, तो उस वक्त भी बड़ा ये शोर गोगा हुआ। वो चाहते क्योंकि वो एब्सोल्यूट पावर थे उस वक्त इस मुल्क की, और उनके पास ताकत भी थी, उनके साथ पॉलिटिकल लोग भी थे, उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। अगर वो बंदा नहीं उसके ऊपर कोई काम कर सका तो मेरा ख्याल है कि बाकी इन लोगों बेचारों ने क्या करना है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो हम सिर्फ उसी के ऊपर ना बैठे रहें। हमें ये चाहिए कि उसके जो तवानाई के जो मुतबादिल राय हैं उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। आप ये जो मराहत उनको दे रहे हैं, जितना फ़ायदा इनको IPPs को जो पहुंचा रहे हैं, कम से कम इसको ही बंद करके आप सोलर की तरफ आ सकते हैं। आप ये जितना हमारा नारान कगान नादरन एरियाज़ हैं वहाँ पे छोटी छोटी नहरें हैं, वहाँ से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। अब तो जो सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, कई मुल्कों ने वहाँ से बिजली पैदा करनी शुरू कर दी। ज़राए बहुत सारे हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या होता है, विल पावर के साथ आपका अच्छी नीयत होना। अच्छी नीयत ज़ाहिर उन्हीं की होगी जो ये चाहेंगे कि आवाम को फ़ायदा हो, आवाम को रिलीफ हो, हमारी जेबें ना भरें।
बिजली का बहरान जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। हम बड़ा अच्छा जोग्राफियाई एक मुल्क हैं जहाँ पर इस तरह की पैदावार तो जो है ना हमें बल्कि सस्ते दामों, हमें बार बार हम मतलब बात उसको असली दुश्मन कह के तो चला देते हैं, मुख्तलिफ एंगल पे ले जाते हैं। वहाँ पर मोदी जो है वो अभी करोड़ों लोगों को सोलर सिस्टम फ्री दे रहा है। दिल्ली में जो है उन्होंने फ्री बिजली दी जा रही है। आगे वो बता रहे हैं कि जी हम पता नहीं कितने और घरानों को फ्री बिजली देंगे। और बिजली का महंगे होने से ही आपकी कोई पैदावार जो कोई प्रोडक्ट जो है किसी मार्केट मंडी में खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा है, कॉस्ट इतनी हाई होगी तो क्या कंपीट हम जिससे बात करें जिसके जी कारोबार जी बिजली की वजह से जो है ना हमारे कारखाने बंद पड़े हुए हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं। तो इसके लिए इनको चाहिए कि बाकी सारे काम छोड़ के ना बिजली के बहरान को जो जब तक तवानाई आपके मुल्क में नहीं आएगी बेहतर यानी सस्ती तवानाई नहीं होगी। आदिल भट्टी साहब, ज़मीर फाकी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो इन्हीं हुक्मरानों के अपने कारोबार हैं, इनके फ्रंट मैन के कैसे बंद कर दें IPPs को, इन पावर प्लांट से कैसे जान छुड़वाई जाए। मैं अभी देख रहा था कि एक पावर प्लांट जो पूरा साल बंद रहा और साल बंद रहने के बाद उसका जो प्रॉफिट था वो 27 अरब रुपया था, यानी 27 अरब रुपया प्रॉफिट उसने किया बंद रहने के बावजूद। अब इस तरह के जब कॉन्ट्रैक्ट्स आपके IPPs के साथ होंगे और IPPs की कॉन्ट्रैक्ट्स करवाने वाले भी आज भी इस मुल्क के लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं, तो इनके खिलाफ अपने ही खिलाफ कौन कार्रवाई कर सकता है, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो एक शाहबाब है पाकिस्तान की तारीख का। IPPs जो है ये तो ऐसी जोंकें लगी हैं पाकिस्तान के साथ कि इनसे तो अब जान छुड़ाना जो है वो भी हमारे लिए नियर टू इम्पॉसिबल हुआ हुआ है। लेकिन बार बार पाकिस्तान को डिसीजन करने पड़ेंगे और इस पे सोच विचार करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व लाजमी होगी, क्योंकि जब एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं तो ज़ाहिर है अब पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ कई ऐसी केसेस बन चुके हैं इंटरनेशनल जो पाकिस्तान की जिसमें सुखी हुई है। तो वो जो पाकिस्तान के जो बड़े कानूनदान हैं, अब जो इतने बड़े बड़े जो कानूनदान जो आके तो नई मतलब है कि ठीक जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके लोगों को बता रहे होते हैं जजेस को, तो उनको बैठाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान को यहाँ पे डिफेंड किया जा सकता है, किस तरह पाकिस्तान को इस अजाब से निकाला जा सकता है। क्योंकि इस कदर मतलब है कि इलॉजिकल सिस्टम के मुझे नहीं लगता कि शायद पूरी दुनिया में किसी और मुल्क में ऐसे कैपेसिटी चार्जेस किसी के ऊपर पड़ रहे होंगे। ठीक है, कि जो हमारे साथ जो है IPPs के जो एग्रीमेंट हुए हैं कि ये कौन सा कानून है दुनिया के, अगर ये जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या किसी और, लेकिन ये तो अब जो हमारे जो माहिर कानून है अगर वो इस पर बैठ के और हुकूमत को चाहिए कि कोई ना कोई इस पर कमेटी बनाएं, कोई बोर्ड बनाएं कि जो बाकायदा अपना केस अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके और वो लेकर जाए। यकीनी तौर पर इस पर सोच विचार तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब ये कब इतना प्रोत्साहन किया जाएगा, कब ये जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान नई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से SIFC के हवाले से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो फॉरेन कंपनीज आएंगी और इस वक्त अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम किया तो फिर पता नहीं उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे। शायद इस वजह से वो खामोश बैठे हैं, सब छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी जब अब लोग अब इस वक्त क्वेश्चन ये चीज़ें हो रही हैं कि पाकिस्तान ने पहले भी कई दफ़ा जो एग्रीमेंट्स करके और कई कंपनीज को जो है वो फिर एग्रीमेंट ब्रीच किए हैं, जिस पर भी बात हुई है। तो अभी हमारे एक बड़े जो है सरबरा उन्होंने आना था, लेकिन जो हमारे यहाँ से बिजनेसमैन का जो वापस गया डेलीगेशन, तो उन्होंने अपनी कई रिजर्वेशन वहाँ पे बताई हैं, तो वो हमारा ट्रिप रुक गया फायर का। इस तरह के इशूज ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, तो इसमें बड़े अभी ज़रा कि सोच विचार करने से कुछ डिसीजन सकेंगे, लेकिन ये हमारे मुल्क के लिए एक जोंक है, मतलब है जो IPP का जो पूरा एक सिलसिला है इसको रुकना चाहिए यकीनी तौर पर, क्योंकि देखें हाइड्रोजन के अलावा ना कोई ऑप्शन नहीं। अभी इस पर बात हो रही थी कि एटॉमिक के जरिए हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं, फिर कहा गया कि जी विंड के जरिए पैदा की जा सकती है, लोग कहते हैं जी कि और तरीकों से और जराए से, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसका कोई नफल बदल नहीं है। ठीक, कोई एनर्जी कोई सोर्स जो है वो हाइड्रोजन का जो है ना अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। हमारे पास हाइड्रोजन के लिए इतने ज्यादा जराए मौजूद हैं कि दुनिया मतलब सोच भी नहीं सकती। जो पाकिस्तान के पास ओपन स्टीम वाटर के ऐसे ऐसे फ्लो मौजूद हैं कि एक एक जगह के ऊपर अगर मतलब स्मॉल प्रोजेक्ट जो हैं वो अगर अब इसमें मुझे हम मेरी समझ से कम बाहर है, जितने भी मरीज से जब भी बात होती है इतनी सी फिजिबिलिटीज हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर KP के अंदर ऐसे वो फ्लोज हैं कि उनके ऊपर बिजली पैदा करने के इतने ज्यादा हमारे पास मौके मौजूद है जो कम से कम जराए के ऊपर। अगर आप वहाँ पे मतलब ऐसे भी है कि सिटीज और अगर वहाँ पे कई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टाउन कमेटीज के ऊपर भी लोगों ने प्रपोजल पेश किए जी कम से कम आप हमें इंडिपेंडेंट करते हैं, हम अपनी बिजली को पैदा कर लेंगे। उसके ऊपर गवर्नमेंट सिंसियर नहीं होती। बाहर से कंपनीज आई हैं, उन्होंने कहा है जी हम प्रोजेक्ट लगा के देते हैं इस जगह पे, यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ उन्होंने क्या करना है बनाया सेटअप मौजूद है, सिर्फ उन्होंने वहाँ पे जाके स्मॉल प्रोजेक्ट लगाने और बिजली की
जो जनरेशन पैदा शुरू हो जाएगी। लेकिन जो है हुकूमत किस वजह से रोकती है हमारी समझ में, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए आगे या तो उनको IPPs के एग्रीमेंट नजर आ जाते हैं कि वहाँ ऑलरेडी कैपेसिटी चार्जेस हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, जब हम यूज नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन होगा। ये कैपेसिटी चार्जेस जो है ना ये पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गए हैं। इससे जहाँ जहाँ ये जितना भी हमारा सर्कुलर डेट का जो बाकी जो इश्यूज आ रहे हैं, बात की जाती है लैंड लॉसेस की, इस तरह की, ठीक है लैंड लॉसेस वगैरह हैं, बाकी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा जो इशू है वो हमारे ये IPPs के प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारे कैपेसिटी चार्जेस हैं। जो देखें ना कि हर रोज हमारे बिलों के अंदर तरह तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करवा के उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कवर नहीं हो सकेगा। इसके लिए हमें एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा पाकिस्तान को। और इस वक्त जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, जो क्राइसिस चल रही है, IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान कर रहा है, इस वक्त पाकिस्तान अपना केस पुट अप कर सकता है। अगर ये जाए तो पाकिस्तान की बात सुनी जा सके। पाकिस्तान की मईशत मुस्तकिल तौर पर डिक्लाइन के अंदर है, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रुकी हुई है, वो डिक्लाइन की तरफ है। पाकिस्तान अपना केस अच्छे तरीके से पेश कर सकता है, कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हमें इससे मिल सकती है, लेकिन वो कब इस पर देखेंगे, कब जाएंगे, ये हमारी समझ से बाहर है। ये गवर्नमेंट का फौरी तौर पे इस पे इमीडिएटली इस पे सर, लेकिन फौरी से कोई क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं जो आवाम को कुछ रिलीफ मिले, आप क्या समझते हैं? देखिए आवाम को रिलीफ जो है ना वो तो इस तरह से तो टाइम लगेगा, क्योंकि IPPs की प्रोजेक्ट तो लंबा टाइम है। लेकिन अब जो सबसे बेहतर यह है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उसी को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि बिजली हम अब जो हमारे पास जो कैपेसिटी है पाकिस्तान के पास वो हमारे पास ओवर है, हम उसको मतलब पैदा ही नहीं कर रहे। हमारे पास सारे जराए मौजूद हैं, लेकिन हमारा इशू क्या है कि हमारा जो लोड मैनेजमेंट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम है। जैसे ही लोड बढ़ता है हमारे फीडर बैठ जाते हैं, उन फीडर्स को बेहतर करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम हाइड्रस के ऊपर जाएं। अगर हम हाइड्रस के ऊपर जाएंगे लामला कॉस्ट कम आएगी, लाइन लॉसेस भी कम होंगे, सर्कुलर डेट का इशू भी रिजॉल्व होगा, बिजली के बिलों में खुद ब खुद कमी आएगी। लेकिन हम हाइड्रस की तरफ जाने के बजाय हम कभी सोलर की इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, कभी हम क्या को इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। देखें अभी जब सोलर पूरा पाकिस्तान में जब फैला रहे थे, अब जब पता चला कि 1500 मेगावाट जो है वो, बल्कि अगर इसको अभी ये रुकावट जो हुकूमत ने डालने की कोशिश की, अगर रुकावट ना जाते अभी जो सोलर की प्राइसेस नीचे आई हैं तो विद इन ईयर जो लग रहा था कि ये 2500 से 3000 मेगावाट तक हमारी जो है बिजली सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो जानी थी। और लोगों ने अपने पर्सनल जराए थे। अब वो सोलर इतनी लोगों को सूट कर रही है कि वो हर बंदा कहता है कि 8 से 10 लाख रुपया लगाओ और बिजली से जान छुड़ा लो। अब हुकूमत को समझ आई कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उस वक्त हमें सोलर बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब पता चला जी कि अपने कैपेसिटी चार्जेस हमारे ऊपर अलग से पड़ रहे हैं IPP से, और हमारी हाइडल जो है वो भी हम पूरी मतलब है कि वो भी हम पूरी यूज नहीं करवा सकेंगे। लोग सारे सोलर पे चले जाएंगे तो गवर्नमेंट को कहाँ से गवर्नमेंट पैसे पैदा करेगी? बिल्कुल ठीक। अब ये प्रॉब्लम उनके सामने आ रही हैं। तो ये इतने ज्यादा मसाइल हैं कि हमारा सबसे बेहतर ये है कि हम जब तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं करेंगे, बिजली का फीडर्स के बाकी सारे उसके ऊपर काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजली जब तक हमारी हाइडल के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी तब तक पाकिस्तान को इस मसाइल से पाकिस्तान जान नहीं छुड़ा सकेगा। चाहे जो मर्जी हम निकाल लें, चाहे हम सोलर ले आए, चाहे हम IPPs का इशू भी रिजॉल्व भी कर लें, जब तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। डैमों से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान को तवज्जो देने की जरूरत है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के ऊपर। हमारे जो जितनी ये लाइनें हैं हमारी वो बार बार बैठती हैं, मतलब है कि अब बिजली का लोड उठाने के काबिल ही नहीं है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक कह रहे हैं, चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अपग्रेड करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आदिल भट्टी साहब आपका, ज़मीर आफाकी साहब आपका शुक्रिया, नाजरीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।